हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो बोर्ड की तरफ से आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 एग्जाम के लिए जारी किया गया है। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पॉलिटिकल साइंस के आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, लेकिन 30 में से आपको चूज करके केवल और केवल 15 क्वेश्चन ही बनाना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये देख सकते हैं, ये वही सारे प्रश्न है जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन तक ये देख सकते हैं। तो इस सभी प्रश्नों का आंसर आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नक्सलवाद क्या है। ये वर्ड आप लोग कई बार सुने होंगे, चाहे टीवी में सुने हो या फिर न्यूज़पेपर में सुने होंगे, लेकिन ये वर्ड कई बार आप लोग सुने होंगे, नक्सलवादी। तो नक्सलवाद क्या होता है? तो नक्सलवाद जो है एक उग्रवादी आंदोलन था जो सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि सुधार और श्रमिक अधिकारों के मांग के तहत शुरू हुआ था। यह हिंसक तरीकों से राज्य के सत्ता का विरोध करता है। तो पहले तो नक्सलवाद के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये 1967 में हुई थी। पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और ये किसान और मजदूरों के अधिकार के लिए शुरू हुआ था। जो नक्सलवादी होते हैं उनका कोई एक मुखिया होता है, उसका एक कोई लीडर होता है जो कि सबको बताता है कि हमारे हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, सरकार हमारे हितों की ध्यान नहीं रख रही है। यानी कि वो लोगों के को बहकाया जाता है। जिस तरह से कि कोई एक संगठन होता है, उसका कोई एक लीडर होता है, वैसे ही एक नक्सलवादी लोग होते हैं। समझ गए? और ये अहिंसा, जैसे एक होता है ना, अहिंसा का रूप लेते हैं और उस तरह से सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन ये जो नक्सलवादी लोग होते हैं, ये हिंसक तरीकों से सरकार का या राज्य सत्ता का विरोध करती है। समझ गए? इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को उनके अधिकार को दिलाना। समझ गए? और नक्सलवाद के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि बात कर ले, जैसे गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई, आदिवासी और किसानों को उनके जमीन से वंचित कर दिया जाता है। इन सभी वर्गों से नक्सलवादी उत्पन्न होते हैं और इनका तरीका जो होता है वो हिंसक होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और जैसे इसका आंसर आपको बताएं, तो इस सारे आंसर को आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना है। आप लोगों को अपने मन से बना करके अपने प्रश्न को उत्तर को लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता का अर्थ होता है हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शिक्षा, रोजगार, संसाधन और विकास के समान अवसर मिले ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो अवसर की समानता का मतलब होता है जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिले, रोजगार मिले और सभी प्रकार के संसाधन मिले और उनका यूज जो है वो सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक समान कर सके। यही है अवसर की समानता। समझ गए? ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और सभी लोग कर सके बिना किसी भेदभाव के। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय होता है? क्षेत्रवाद से क्या मतलब होता है? तो क्षेत्रवाद का अभिप्राय होता है जब लोग अपने क्षेत्र में राज्य या भाषा को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि सबसे ऊपर मानते हैं और अन्य क्षेत्रों के प्रति भेदभाव या विरोध की भावना रखते हैं, जिससे सामाजिक एकता प्रभावित होती है। यही होता है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि कोई भी लोग, जैसे अगर कोई होता है तो कहता है हम बिहारी है, कोई कहते हैं कि हम महाराष्ट्र से यानी मराठी है, यानी कि वो अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को क्या मानता है? सर्वोपरि मानता है, सबसे ऊपर मानता है। तो इससे क्या, और अन्य क्षेत्रों के प्रति क्या करता है? भेदभाव का भावना रखता है। जैसे कि कई बार बोला जाता है कि बिहारी है वो, कई बार बोला जाता है मराठी है, कई बार बोला जाता है राजस्थानी है, हरियाणी भी है। तो इस तरह से क्या होता है, जो ऐसे लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इनका ऐसा मानना होता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो भाषा है या फिर हमारा जो राज्य है वही सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो यही होता है क्षेत्रवाद। समझ गए? इसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है। इससे क्या होता है, सामाजिक एकता बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। अगर हम बोलेंगे कि हम बिहारी है, हम राजस्थान के हैं, हम गुजरात से हैं या फिर हम महाराष्ट्र से हैं, हम तमिलनाडु से हैं, इससे क्या हो जाएगा, सभी लोग राज्य में बट जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही कहेंगे कि हम भारतीय हैं तो क्या होगा, सामाजिक एकता आ जाएगी। समझ गए? ये जो क्षेत्रवाद है इससे क्या होता है, तो सामाजिक एकता बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और इसमें विरोध की भावना रहता है हर एक लोग में। जैसे कोई कहता है कि हम यहाँ से है, वहां से है, तो इसमें विरोध की भावना रहती है। तो समझ गए? यही होता है क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर था अवसर की समानता और यहाँ पर है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना। यह भेदभाव के रहित व्यवस्था सुनिश्चित करता है और सभी वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिलता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के जितने भी प्रकार के लोग हैं, सभी तबके के लोग हैं, जैसे ऊंच नीच या अमीरी गरीबी, बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिल सके, उनका समान अधिकार मिल सके। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका
उत्तर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सामाजिक न्याय से आपको याद रखना है कि समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं सबको समान रूप से न्याय मिल सके, उनका जितना भी अधिकार है वो अधिकार उनको मिल सके, उनको अवसर मिल सके, यही होता है सामाजिक न्याय। यानी किसी भेदभाव के रहित व्यवस्था सुनिश्चित कर सके समाज के सभी लोगों के प्रति, जिसमें कि स्वतंत्रता और बंधुत्व का स्थापना किया जाए, यही होता है सामाजिक न्याय का अर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल याद रखिएगा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सभी लोगों के, उन सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन क्या था। तो 74वां संविधान संशोधन जो होता है ये 1992 में, यानी कि 1992 में भारत में नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है और यह शहरी स्वशासन को मजबूत करने, स्थानीय विकास, सार्वजनिक सेवाएं और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो 74वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था 1992 में, जिसमें कि इसके अंतर्गत भारत में नगर निकायों को, यानी कि जितने भी नगर है, जितने भी शहर है, उनको संवैधानिक दर्जा देता है 74वां संविधान संशोधन, और शहरी स्वशासन को मजबूत करता है, यानी कि शहर के जितने भी लोग हैं उनका जो स्वशासन है उसको मजबूत करता है कौन। तो 74वां संविधान संशोधन। स्थानीय विकास, यानी कि शहर के विकास, नगर के विकास और सार्वजनिक सेवाओं और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था 74वां संविधान संशोधन को। तो इसमें भी कोई आपको खास याद करने की जरूरत नहीं है, बस डेट याद रखिएगा। 1992 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत के जितने भी नगर है, जितने भी शहर हैं, उन सबको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये दर्जा दिया क्यों गया था। तो ये दर्जा दिया गया था शहरी स्वशासन के लिए, यानी कि खुद से शहर के लोग अपना शासन कर सके, यानी कि मजबूत कर, शहरी स्वशासन को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय, सार्वजनिक जितने भी सेवाएं, जिनमें ऐसा क्षेत्र जहां पर जिसका यूज सभी लोग कर सके, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, उसी को कहा जाता है सार्वजनिक सेवा, और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 1992 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और अभी तक जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आर्ट्स में आपका कोई भी सब्जेक्ट है और इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो बच्चे आप लोग कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप ऐसा पीडीएफ की एक तलाश में थे जो कि पीडीएफ आपके एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, और सारा का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाए, गेस्ट क्वेश्चन के टाइप का हो, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे बात कर ले पॉलिटिकल साइंस में आपके चैप्टर कितने हैं, तो 18 चैप्टर हैं। तो 18 चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उसका क्वेश्चन भी आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल आपको इसमें 3 पीडीएफ मिलेगा, और इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपये है, ताकि हर एक स्टूडेंट उसको ले सकेगा। लेना कैसे है, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पर आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको केवल और केवल करना है कि ये जो नंबर देख रहे हैं 7903820891, इस नंबर पर आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपये पे करके इसी नंबर से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना इस व्हाट्सएप पे। देखिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पे पे भी करना है 20 रुपीज़, और आपको इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, और एक मैसेज कर देना पॉलिटिकल साइंस, जिससे ये पता चल जाए कि आपको पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ चाहिए। आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपके बुक से ही आएगा, और बुक में टोटल 18 चैप्टर, और 18 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को अभी तक नहीं लिए, केवल और केवल इसका प्राइस है 20 रुपीज़, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के 2 कौन से काम है, 2 कौन से कार्य है, उसका वर्णन करना है, बताना है। तो पहला तो है ग्राम पंचायत का काम सफाई व्यवस्था करना, जिसमें कि ग्राम में यानी कि गांव में स्वच्छता बनाए रखना, नालियों की सफाई करना और कचरा का प्रबंधन करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, सरकारी स्कूलों की देखरेख और शिक्षा सुविधाओं का प्रबंधन करना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राम पंचायत जो होते हैं उनके 2 काम बताना है, तो याद रखना पहला काम है कि सफाई व्यवस्था, यानी कि सफाई के अंतर्गत आपको पता ही हुआ कि जितने भी गांव में कचरा रहता है या फिर नाली रहती है, सबको सबका सफाई करवाना, ये किसका काम होता है, तो ग्राम पंचायत का काम होता है। और प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जितने भी स्कूल होते हैं उसकी स्कूलों की देखरेख करना, उसकी शिक्षा सुविधाओं का प्रबंधन करना, ये सब किसकी काम होती है, तो ग्राम पंचायत की काम होती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो या विधानसभा में बहुमत कम हो, जिससे शासन बाधित हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाएगा जब भी किसी राज्य की सरकार जो होती है वो संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, यानी कि संविधान जो हमारा बनाया गया उसके अनुसार अगर काम करने में असमर्थ होती है तो उस राज्य में क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया दिया जाता है। या फिर विधानसभा में क्या हो? बहुमत कम हो, यानी कि अगर मान लेते हैं किसी भी राज्य में जो सीट है टोटल अगर 200 है और जीतने के लिए कितना चाहिए? तो 101 चाहिए, और किसी भी सरकार के पास 101 सीट नहीं आ पाता है, या फिर कोई मिल करके भी गठबंधन में भी 101 नहीं बना पाता है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, तो क्या होगा? तो विधानसभा में बहुमत ही नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाएगा। समझ गए? तो इन सब वजहों से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मेन इसमें आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करेगी और विधानसभा में बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहयोगवादी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? तो सहयोगवादी संघवाद का भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है, जहां वे नीति निर्माण और विकास और शासन में साझेदारी करते हैं, राष्ट्रीय एकता और प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। सहयोगवादी संघवाद यानी कि सहयोगवादी से सहयोगी से समझ में आता है कि सहयोग करेगा, यानी कि सहयोगी संघवाद। इसका मतलब क्या होता है? तो ये सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है, जहां की क्या करेंगे? जितने भी केंद्र हैं और राज्य हैं इनके बीच क्या होगा? सहयोग होगा, यानी कि एक दूसरे का ये सहयोग करेंगे। जिससे क्या होगा? यानी कि केंद्र अगर जितने भी केंद्र के राज्य हैं अगर वो सभी केंद्र का एक साथ देंगे, सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? कोई भी नीति का निर्माण करने में, पॉलिसी बनाने में और किसी भी राज्य का विकास करने में, वहां पर शासन करने में, साझेदारी करने में, इस समय क्या होगा? फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा? आसानी होगी और राष्ट्रीय एकता और प्रगति जो होगी वो किसी भी राज्य को सुनिश्चित करेगी। अब जैसे मान लेते हैं अगर अपने बिहार में कोई ऐसा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाता है जो कि केंद्र को सपोर्ट ही नहीं करता है, केंद्र की किसी भी बात को हमेशा नकार ही देता है, तो दोनों के बीच अगर सहयोग ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? इससे हमारे बिहार के या फिर किसी भी राज्य में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? वहाँ की जो प्रगति है वही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, यानी कि विकास हो ही नहीं पाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सहयोगी संघवाद का मतलब होता है कि जो केंद्र होते हैं और राज्य सरकार होते हैं इन दोनों के बीच सहयोग की भावना, यानी कि नीति निर्माण जिससे बनाने में सहयोग की भावना रहेगी तो नीति निर्माण, विकास, शासन इस सब में आसानी से हो सकेगा। और हमारी जो किसी भी राज्य की जिस राज्य में और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना होगी वो प्रगति करेगा और प्रगति की ओर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में दया याचिका स्वीकारना, सजा माफ करना या कम करना या स्थगित करना, अनुच्छेद 72 के तहत विशेष समाधान प्रदान करना शामिल है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे जो राष्ट्रपति है इनके पास कौन सी ऐसी न्यायिक शक्ति है जो कि किसी के पास नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक की जो शक्ति है, जैसे कि उसमें याचिका स्वीकार करना, जैसे कोई व्यक्ति होता है कोई अपनी याचिका लेके जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेते हैं। सजा माफ करना है, अगर किसी को जैसे मान लेते हैं हाईकोर्ट फांसी का सजा दे दिया तो हाईकोर्ट वाला जो व्यक्ति होगा और उसको फांसी का सजा मिल गया है तो कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हाँ हाईकोर्ट सही काम किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो लास्ट उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अगर कह देती है कि हाँ इसको माफ कर दिया जाए तो उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति कह देती है कि नहीं इसका सजा माफ नहीं होगा, इसको फांसी की सजा मिलेगी, तो यानी कि उसको फांसी की सजा मिलेगी ही। तो यानी सजा माफ करने का जो लास्ट अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। अब किसी को सजा मिला है जैसे 20 साल का, 10 साल का, उसको कम करने का या फिर सजा को स्थगित करने का थोड़े दिन के लिए, तो ये सारी शक्ति किसके पास है? तो ये सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। और याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो अनुच्छेद 72 के तहत विशेष समाधान प्रदान करने, जिसके अंदर की विशेष समाधान प्रदान करना भी शामिल है, वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन में राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? अब किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनकी शासन में क्या स्थिति होती है? तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी कि सेतु मतलब क्या था? पुल। अब पुल पर क्या होता है? इस पार से हम उस पार जाते हैं, तो केंद्र के बीच यानी केंद्र सरकार के बीच और जो राज्य सरकार भी होते हैं इन दोनों के बीच जो पुल का काम करता है, यानी कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने का जो काम करता है वो राज्यपाल करते हैं। यह विधानसभा का सत्र बुलाता है, विधायकों को
मंजूरी देता है और संवैधानिक संकट में निर्णय लेता है। यानी कि अगर संवैधानिक कोई संकट आ गया संसद संविधान से रिलेटेड, उस संकट को निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय किसका होगा, तो राज्यपाल का भी होगा। और जो केंद्र और राज्य के बीच जो काम होगा सेतु का यानी कि पुल का, यानी कि यहाँ की बात जो होगी हमारे राज्य की बात, जो अंतिम निर्णय होगा वो राज्यपाल लेंगे और राज्यपाल पहुंचाएंगे किसके पास, तो केंद्र सरकार के पास। और जो राज्यपाल होते हैं या विधानसभा का सत्र भी बुलवाते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होंगे किसी भी राज्य के, विधानसभा का जो सत्र होता है उसको कौन बुलाता है, तो राज्यपाल ही बुलवाते हैं। और विधेयक को ये भी कौन मंजूरी देते हैं, तो राज्यपाल ही मंजूरी देते हैं। और कोई संविधान से रिलेटेड संकट है तो उसमें निर्णय कौन लेगा, तो राज्यपाल ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तक तो आपका 10 क्वेश्चन हो गया ना। इसके बाद अगर 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी भी राज्य के, इनके 2 काम को बताना है आपको। तो केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य, यानी कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार की नीतियों को, कार्यों को लागू करता है और केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखता है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। इसमें याद करने जैसा इसमें भी कुछ नहीं है, याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य होता है, यानी कि केंद्र सरकार ने कोई बिल पास कर दिया और उस बिल को पूरा देश में लागू करवाना है, तो अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अपने अपने राज्य में उस बिल को लागू करवाएंगे। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य, यानी कि जितने भी नीति होंगे, कार्य होंगे, उसको लागू करने का काम कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में करेंगे। और मंत्रिमंडल का नेतृत्व, यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे मान लें गृह मंत्री हो गए, जैसे बिहार के, भारत के नहीं, बिहार के गृह मंत्री हो गए, या बिहार के कोई और मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री, या किसी भी क्षेत्र से कोई मंत्री हो गए, रिलेटेड मंत्री, उस मंत्री का जो नेतृत्व होगा, उसका जो अंतिम निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री के पास ही आएगा। समझ गए? तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। इसको अच्छे से याद रखेगा। 2 ही बस काम है यहाँ पर, तो अगर 3-4 काम भी रहता तो आप बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा कानून बनाने में कितना शक्तिशाली है। लोकसभा जो है ये कानून बनाने में कितना शक्तिशाली होता है, लोकसभा कानून बनाने में अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह संविधान के अनुसार अधिकांश विधायकों को पारित करने का प्राथमिक अधिकार रखती है, जबकि राज्यसभा केवल सलाहकारी भूमिका निभाती है। तो लोकसभा के पास क्या है, तो जितने भी प्रकार के कानून होते हैं वो कानून कौन बनाता है, तो लोकसभा ही बनाता है। लेकिन राज्यसभा क्या करता है, तो उस कानून में सिर्फ अपना सलाहकार, यानी कि एक अपना सलाह दे सकता है, लेकिन वो किसी भी कानून को बना नहीं सकता है। कौन, तो राज्यसभा। लेकिन किसी भी कानून के बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो लोकसभा के पास होता है। और सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि लोकसभा में लोकसभा कानून बनाने में कितना शक्तिशाली है, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि संविधान के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बना देगा लोकसभा भी, संविधान के अनुसार ही कोई कानून बनाएगा। समझ गए? और उस कानून को लागू कराएगा या फिर उस कानून के अंतर्गत सलाह देने का काम कौन करेगा, तो राज्यसभा करेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति का विवेचना करें। उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति है, जो एक प्रकार का आदेश होता है जो किसी अधिकारी या प्राधिकरण को कानून के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति क्या कैसे होता है, क्या किया जाता है इसमें, तो उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की जो शक्ति है ये एक प्रकार का आदेश होता है जो कि किसी अधिकारी या प्राधिकरण को कानून के अनुसार कार्य करने को निर्देशित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी याद करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस प्रकार से है। तो उच्च न्यायालय के पास जो रीट जारी करने की शक्ति है ये एक प्रकार का आदेश होता है। जैसे कोई आपको आदेश देता है कि ये आदेश जाकर के ये आदेश होना ही चाहिए, जैसे आपके पापा मम्मी कुछ भी आदेश देंगे, वैसे ही एक आदेश होता है जो किसी अधिकारी का प्राधिकरण को कानून के अनुसार कार्य करने को निर्देशित देता है। यानी कि एक अधिकार होता है जिसे ये जो रीट होता है ये अपना क्या करता है, उस अधिकार को निर्देशित करता है, उस अधिकार के अनुसार अपना काम करता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और थोड़ा सा और याद रखिएगा कि और ये संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और अनुशासन और सरकारी कार्यों की वैधता को सुनिश्चित करता है। समझ गए? इतना ही है बस, इसमें कुछ खास याद करने जैसा इसमें भी नहीं है। उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति का विवेचना करना है, तो उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने का शक्ति है जो कि एक प्रकार का आदेश होता है। सिर्फ एक वर्ड आप लोग याद रखेगा, आदेश होता है। और संविधान याद रखेगा किस अनुच्छेद के तहत रीट के पास अधिकार होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत, जिसके तहत के नागरिकों की अधिकारों की रक्षा, अनुशासन और सरकारी कार्यों की वैधता को सुनिश्चित करते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अस्थायी सदन को क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा के अस्थायी सदन को कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, जो 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने के साथ चलता रहता है। राज्यसभा का जो सदन है ना, इसको अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होती है। इसके जो कार्यकाल होते हैं, इसके सदस्यों के कार्यकाल वो 6 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। और इसके तहत क्या होता है कि हर एक 2 वर्ष
वर्षों में जितने भी सदस्य हैं 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब उसके बाद हटते रहते हैं और नए आते रहते हैं, होने के साथ साथ चलते रहता है। तो याद रखिएगा 6 वर्षों का तो होता है और ये कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुना कैसे जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चयन जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से होता है। प्रधानमंत्री या प्रमुख दल का अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार प्रस्तावित करता है जिसे मतदान द्वारा चुना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया इसलिए आ सकता है, इसलिए याद रखेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है? तो साधारण बहुमत के अनुसार चुना जाता है। जैसे कि दोनों पार्टी, जैसे इस बार क्या हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना लोकसभा का अध्यक्ष था उसके लिए अपना लीडर को उतारा था, तो उसमें वोट हुआ था और वोट के लिए जो जीत जाता है वही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। समझ गए? इसमें